दिल ने फिर याद किया। उर्दू ज़बान का हिंदुस्तानी सिनेमा में अहम रोल रहा है। आज भी अगर यादगार गाने तस्वर किए जाते हैं, उनमें उर्दू का अमलो दखल बहुत रहा है। आपको नहीं लगता कि अगर उर्दू को हिंदुस्तानी सिनेमा से निकाला जाए तो एक खालीपन आ जाएगा इसमें, अलावा इसके सिनेमा नहीं रहेगा? उर्दू जो है वो कितना उसका दिल बड़ा है कि उसने हर जुबान से कुछ न कुछ लफ्ज लेके अपने आप को इतना एनरिच किया। कैसे निकालेंगे आप? हर मजहब में, हर जाति में बजता मेरे इश्क का डमरू है। वाह, मेरा नाम जुबाने उर्दू है। एक पल का जीना फिर तो है जाना। जब आपने बॉलीवुड ज्वाइन किया, पहली फिल्म जो आपकी आई बस कहो ना प्यार है जी। ऐ मेरे दिल तू गाए जा। अब मैं आ रही हूँ, ए आए आओ आए आ, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ ए आए आओ आए आ। तो ये ए आए आओ आया क्यों फिर खाली छोड़ा गया? ए मेरे दिल तू गाए जा, जीवन जोत जगाए जा। और मैं खुद तारीफ करूं अपनी तो राजेश रोशन साहब बहुत खुश हुए, लेकिन लकी अली, ऋतिक रोशन, राकेश रोशन, इन सब लोगों ने एक सजेशन दिया कि ये मॉडर्न गाना है, यंगस्टर का है, ए आए आ ओ का बहुत मतलब होगा। और हम लोगों ने उनकी बात समझी और वो सच थे। करेक्ट। जीवन जो जगाए जा इरेज हुआ और उसकी जगह ए आए आओ आए आ। आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए मेरे आशा जी के साथ आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए। मैं आशा जी से ये जुमला ऐसे ही कहता रहता था कि आशा जी मुझे आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए। तो वो गानों में तब्दील हो गया और बहुत खूबसूरती से तब्दील हुआ। दिल ना दिया। अगर हम ये कहें कि आपका कॉन्फिडेंस जो है राजेश रोशन ने बढ़ाया तो गलत नहीं होगा। सच है। दिल ने फिर याद किया। मेरी शहरों शहरों खुशबू है, मेरा नाम ज़बाने उर्दू है। कितना खूबसूरत शेर है। अब आप सोच रहे होंगे ये शेर किसी नावल शायर ने लिखा होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल गलत नहीं है। चलिए आज आपको वाकिफ़ ही करवा देते हैं इस शायर से। खैर ये सिर्फ शायर नहीं है, महज शायरी तक ही ये सीमित नहीं रहे हैं। इन्होंने फिल्मों के लिए भी बहुत ही उम्दा गीत लिखे हैं। हम आपने ज़रूर देखी होगी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उस फिल्म का नाम दर्ज है मैक्सिमम अवार्ड्स पाने के लिए। मैं बात कर रही हूँ कहो ना प्यार है की। उसके अलावा कृष्ण में भी, और अलावा उसके और भी उम्दा गीत और दिलफरेब नगमे इन्होंने दिए हैं। खैर सबसे बड़ी बात तो ये है, ये उन शायर हजरातों में से है जो बेगरज है, जो अपने लिए नहीं जीते, सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं। ये मोहब्बत से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये है विजय अकेला साहब, और आज के दिल ने फिर याद किया में हमारा हिस्सा बने हुए हैं। अपनी ज़िंदगी के अलग पहलुओं पर बातें तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ पर्दा उठाएंगे उन खासम खाशार हजरातों की ज़िंदगी पर से जो अपने आखिरी अय्याम में इनके साथ रहे, इनके काफ़ी क्लोज रहे। चलिए बातें हो जाए, आइए मिलवाते हैं आपको। विजय अकेला जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे। प्रणाम, बहुत शुक्रिया आपका। इतना खूबसूरत शेर, इतना खूबसूरत शेर। उर्दू ज़बान से आपकी पहली से ही बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रही है। हालांकि अगर हम ये कहें कि उर्दू में आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की, एमए इन इंग्लिश लिटरेचर हैं आप, बावजूद इसके नगमों में आपने उर्दू का बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया है, उर्दू शब्दों का, जी 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 जी, अल्फाज का। तो उर्दू के साथ सबसे पहले आप जो मुंसलिक रहे, जबकि उर्दू में पढ़ाई लिखाई नहीं की, ये क्या था? क्या बचपन से शायर हजरात को आपने पढ़ा, आप उनसे मुतासर थे? उर्दू के साथ आपकी वाबस्तगी कैसे जुड़ी? बहुत शुक्रिया आपका। पहले जो उर्दू पे नज़्म आपने, जिसके दो जुमले आपने कहे, हाँ। दो मिसरे कहे आपने, बल्कि उसको मैं थोड़ा आगे करेंगे। हाँ, मेरे शहरों शहरों खुशबू है, मेरा नाम ज़ुबाने उर्दू है, हर रुख पे मेरी रौनक है, हर लब पे मेरा जादू है, मेरे शहरों शहरों खुशबू है, मेरा नाम ज़ुबाने उर्दू है। मैं फूलों में, मैं कलियों में, मैं हुस्न इश्क की गलियों में, मैं रिंदों की रंग रलियों में, मैं हूँ तहजीब की डलियों में। मेरा पहलू वफा का पहलू है, मेरा नाम ज़ुबाने उर्दू है। उर्दू ज़ुबान आगे कहती है, सुनिए मेरी नज़्म के ज़रिए, मैं दिल्ली के दिलदारों में, वाह, मैं दक्कन के मल्हारों में,
वाह। मैं लखनऊ के बाजारों में, मैं मुल्क के खिदमतगारों में, मेरा जिक्र वतन में हरसू है, मेरा नाम ज़ुबान उर्दू है। परदेश में पी की पाती में, आंगन में दीप की बाती में, इस देश के खेत की माटी में, हर मजहब में, हर जाति में बजता मेरे इश्क का डमरू है। वाह, मेरा नाम ज़ुबान उर्दू वाह, है। आपने मुझे बहुत इमोशनल कर दिया। इतनी खूबसूरत तरीके से उर्दू की तारीफ मैंने कभी नहीं सुनी है। बहुत ही खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। और तो अब इसको आगे बढ़ाते मुझे ये कहिए कि उर्दू ज़बान के साथ इतना इतना लगाव किस तरीके से हुआ, किस वजह से हुआ, सबब क्या रहा? जी जी जी, आपने अभी कहा कि मेरी पढ़ाई हिंदी और अंग्रेज़ी में हुई है, सही है। लेकिन ये जो पढ़ाई मेरी गली कूचों में हो रही थी उर्दू के माध्यम से, उसको क्या कहेंगे? ये जो मेरी पढ़ाई सिनेमा के माध्यम से, ये जो मेरी पढ़ाई गानों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से हो रही थी, उसको क्या कहेंगी आप? नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आगे ये हुआ कि वो पढ़ाई मेरी ऐसे रह गई और ये उर्दू की पढ़ाई ऐसे हो गई। क्या साउंड है उर्दू के वर्ड्स का, क्या शायरी है उर्दू, ओ गॉड, क्या गाने हैं जी। और क्या जुबान है जिसका विलन कट्टरवाद है। किसी भी दूसरी जुबान में, वर्ल्ड के सारे जुबानों को आप रख दीजिए सामने, क्या हिंदी, क्या अंग्रेजी, क्या अरबी, क्या फारसी, क्या सिंधी, क्या फ्रेंच, कट्टरवादिता का विरोध जितना उर्दू करता है उतना किसी ने नहीं किया है। आप कहेंगे तो मैं दर्जनों एग्जाम्पल्स अभी दे इतिहास दूंगा। गवाह है, बिल्कुल सही। बिल्कुल शुरुआत से ही जैसे आपने कहा इतिहास गवाह है, हमें भी पता है हमारी हिंदुस्तानी सिनेमा को आला बनाया है, उसका मय्यार, अगर गानों का मय्यार अगर आला रहा है, आला दर्जे का रहा है, तो इन शायर हजरात की ही वजह से। अब देखिए अदब से ही लोग आए और उन्होंने अच्छे अच्छे नगमे दिए। बिल्कुल। अब देखिए आप शुरुआत से ही, अब आपने खुद ही जानिसार अख्तर साहब की बात की, उनके लिए आपने काफ़ी कुछ लिखा है, कंपाइल की है उनकी शायरी और हमारे सामने रखा है। और आनंद बख्शी साहब बजाते खुद उर्दू से कितनी दिलचस्पी रखते थे। जी जी, शुरुआत में तो उर्दू से ही उन्होंने शुरू किया, बाद में उन्हें लगा कि आम फाम जबान का ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए जी। और वो छोड़िए साहिल लुधियानवी साहब, उन्होंने किस उरूज पे पहुंचाया है उर्दू शायरी को, उसका मय्यार गिरने नहीं दिया कभी भी अपनी जी गानों में। जी जी। देखिए आपने जानिसार अख्तर साहब की बात की। हाँ, जानिसार अख्तर साहब कहते हैं, मैं तुम ही से पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे मुझे एतबार क्यों है। हाँ। ये क्या जुबान है। आपने साहिर की बात की, साहिर तो उर्दू शायरी का सबसे बड़ा शायर है। मुजर साहब को नहीं बुला सकते हम। बिल्कुल नहीं। और आनंद बख्शी साहब के बारे में आपने जो बात कही, तो मैं आपको बता दूं, आपको मालूम ही होगा कि वो सिर्फ उर्दू में लिखते थे, हाँ जी, उर्दू की किताबें पढ़ते थे। जब जावेद अख्तर साहब ने अपनी तरकश उनको भिजवाई तो उन्होंने कहा कि जावेद मुझे उर्दू वाली तरकश दो। उर्दू ज़बान का हिंदुस्तानी सिनेमा में अहम रोल रहा है। आज भी अगर यादगार गाने तस्वुर किए जाते हैं, उनमें उर्दू का अमलो दखल बहुत रहा है। कहीं ना कहीं इस बात पर भी ये बात आ जाती है, क्योंकि हमें आपकी फिल्मों पर भी ज़रा रोशनी डालनी है, अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना है। लेकिन अब उर्दू का जिक्र छिड़ ही गया है, आपको नहीं लगता कि अगर उर्दू को हिंदुस्तानी सिनेमा से निकाला जाए तो एक खालीपन आ जाएगा इसमें, अलावा इसके सिनेमा नहीं रहेगा? आप निकाल नहीं सकती, आप निकाल ही नहीं सकती। कोशिश की है लोगों ने, वो सब कोशिश नाकाम फेल हो रही। गई है, नाकाम हो गई है। कैसे निकालेंगी? एक जुमला बोलिए आप, उसमें कितनी उर्दू है, और उर्दू जो है वो कितना उसका दिल बड़ा है कि उसने हर जुबान से कुछ ना कुछ लफ्ज़ लेके अपने आप को इतना एनरिच किया। कैसे निकालेंगी आप? ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, आप इसको हटा देंगी इस तरह की जुबान को? नहीं हट सकता। या आसान जुबान की बात करें, हो ही नहीं सकता। जी, यार से गम कह के तो खुश हो, लेकिन तुम ये क्या जानो, तुम दिल का रोना रोते थे, वो दिल में हंसता होगा। इसमें क्या मुश्किल है? और कितनी सहजता से, ऐसा लग रहा है ना कि पानी जो है वो बहाव की तरह जा रहा है, बिना किसी रोक के। ये लोगों ने चाहा, जब ही उर्दू है जो फिल्मों में आया,
कैसे निकालेंगी आप? लोगों की चाहत के बगैर काम करेंगी, उनके अगेंस्ट काम करेंगी? आपको लगता है कि जब जब उर्दू को फिल्मों से, गानों से निकालने की कोशिश की गई, तब तब इसका मय्यार, शायरी का मय्यार गिरता हुआ नजर आया? जी 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 जी। मानते हैं आप इस बात को? कई कई हिंदी के भी शायरों ने, कवियों ने बहुत अच्छा काम किया है और उनकी भी प्रशंसा होनी चाहिए। जैसे कि शैलेंद्र साहब ने बहुत अच्छा काम जी बिल्कुल बिल्कुल किया और बहुत अच्छा काम किया कृष्ण है। साहब को हम नहीं भुला सकते, जी बिल्कुल उन्होंने भी बिल्कुल बहुत बिल्कुल बेहतरीन काम किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं वो इन शायर हजरात से ही मुतासिर थे, उर्दू अदब नवाजों से भी मुतासिर जी। थे। वी शांताराम की फिल्मों में जो हिंदी कविताओं का इस्तेमाल हुआ है बहुत अनोखा है, उसको हम नहीं भुला सकते। आपने शैलेंद्र जी का नाम लिया, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वास्ते हो दिल में प्यार, जी ना, ऐसी कैसे बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे। गोल्डन एरा वही तो था हमारा जिसमें हिंदी भी उर्दू भी सब एक भाई बहन बन के काम कर रहे थे। और हम मतलब इस निष्कर्ष पे हम पहुंच गए कि अगर हर एक भाषा को ऐसे रंग रूप में ढाला जाए कि सब मिलकर काम करें, करेक्ट है ना, तब ज्यादा अच्छा महसूस होता है, प्रभावशाली होता है। हाँ, प्रभावशाली होता है। तो खैर, ये तो उर्दू की बात रही। हमें पता है कि उर्दू के बगैर हम कल्पना ही नहीं कर सकते हिंदुस्तानी फिल्मों के नगमों की। तो अलावा इसके अब हम आ जाते हैं इस पर कि एक शायर के लिए, आपके लिए अपने जज्बात का इजहार करना अपनी नज़्म में, अपनी कविताओं में, अपनी गज़लों में, उर्दू के बगैर क्या लगता है आपको मुमकिन हो पाएगा? नामुकम्मल सा लगता है, क्योंकि अगर आप अपनी कविता में उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो आपको लगता है कि आपकी महबूबा या जिस तक आप ये बात पहुंचाना चाहते हैं वो ढंग से नहीं पहुंच पाएगी, वो थोड़ा और भी वसी हो जाता है उसका पैमाना। व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? एज अ शायर मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि आपने भी अक्सर व बेशतर गानों में उर्दू ही इस्तेमाल की। मैं सांस नहीं ले पाऊंगा उर्दू के बगैर। आपको मैं अपने 2 शेर सुनाता हूँ, उर्दू के बिना काम ही नहीं चल पाएगा। मुलाजा फरमाइए कि बेहतर तो अब यही है खामोश रहा जाए। बेहतर तो अब यही है खामोश रहा जाए, क्या जाने क्या तमाशा ये गुफ्तगू दिखाए। करेक्ट करेक्ट। कैसे काम चलेगा? इसी ज़ुबान के ज़रिए मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा दुनिया के सामने, चाहे वो महबूबा हो, चाहे हमारा नेचर हो, चाहे हमारे दोस्त हो, चाहे हमारी किताब हो, जो भी हो, अपने आप को सबसे ज़्यादा खोल पाता हूँ, मैं रख पाता हूँ। एक और शेर मुलाजा फरमाइए। ख्वाब में तो कैद कर लेता हूँ तेरे हुस्न को, ख्वाब में तो कैद कर लेता हूँ तेरे हुस्न को, सामने लेकिन गिरफ्तारी तेरी होती नहीं। वाह वाह। इसको मैं किस जुबान में कहूँ? कोई और जुबान मिल ही नहीं रही है अपने जज्बात का इजहार करने के लिए। चलिए, ये तो हुई बात है। तो बड़े बड़े शायर हजरात जो है हमें नसीब हुए हैं, उन्होंने उर्दू को अच्छे से पढ़ा, जाना, परखा और अपने कविताओं में, गीतों में, नज़्मों में, गज़लों में इसका इस्तेमाल किया और हमेशा कामयाबी हासिल की। खैर, अब हम उन शायर हजरात पे आगे आ जाएंगे जिनसे आप मुतासिर हैं। आपने बहुत सारी किताबें, आपसे इनफैक्ट हमने रिक्वेस्ट की दरख्वास्त की थी, आप लेकर आए हैं, आपकी लिखी हुई किताबें भी है। इन पर बात करने से पहले हम करियर पे आ जाते हैं, फिल्मी करियर पे आ जाते हैं। जी जी जी। जब आपने बॉलीवुड ज्वाइन किया, इससे पहले तो इनफैक्ट आपके एल्बम्स भी आए थे, लेकिन जब आपने बॉलीवुड ज्वाइन किया, पहली फिल्म जो आपकी आई तो बस कहो ना प्यार है जी, जिसे डेब्यू किया ऋतिक रोशन ने, रातों रात वो सुपरस्टार की श्रेणी में आ गए। अलावा इसके लकी अली ने जो आपका गाना गाया वो भी रातों रात सुपरस्टार की श्रेणी में आ गया। एज ए सिंगर मैं बात कर रही हूँ, और मैक्सिमम अवार्ड्स इस फिल्म ने अपने नाम किए। आप एक शख्स को भूल रही हैं, एक तीसरा शख्स भी है, वो भी सुपरस्टार है, वो आपके सामने है। तो आपको मेरे मुंह से, मेरी जुबान से अपनी तारीफें सुननी है। वो तो मैं इंतजार कर रहा था, आगाज में ही कह चुके हैं। मैं इंतजार कर रहा था। शायर है, एक जनूनी शायर, पायदार शायर जी, जिनकी नींव बहुत मजबूत रही। देखिए, मजबूत नींव होना हिंदुस्तानी सिनेमा में कमाल कर जाता है। आपके उस गाने ने जो नौजवान दिलों की धड़कनों को बढ़ाया है, नौजवान दिलों की धड़कन बना वो गाना, तो वो तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी जी। वो गाना कैसे मिला आपको? क्योंकि उस फिल्म में इब्राहिम साहब के भी गाने थे। जी जी बिल्कुल। राकेश रोशन, राजेश रोशन
स्पेशली राजेश रोशन का उसमें संगीत था ऑब्वियसली। तो राजेश रोशन तक आप कैसे पहुंचे? जी। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे, तो हंस दिल की दुनिया को है हंसाना, ऐ मेरे वाह। दिल तू गाए जा। अब मैं आ रही हूँ, ए आए आओ आए आ, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ ए आए आओ आया। तो ये ए आए आओ आया क्यों फिर खाली छोड़ा गया? आई मीन ये थोड़ा पेचीदा सवाल है, लेकिन मैं आपसे कर रही हूँ, गाना कैसे बना, फिर ए आए आओ तक पहुँचने के लिए खाली म्यूजिक क्यों रखा गया? जी 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 जी। देखिए शिवा जी, याद करने की कोशिश अगर शायर करता है तो उसको अंतरा याद आता है कि जीवन खुशियों का एक झोंका सा है और ये झोंका एक धोखा सा है। ये कैसी है खुशी जल जल के जो बुझी, बुझ बुझ के जो जली, मिल के भी ना मिली, दोस्तों ऊपर किसी हाल में ना घबराना। देखिए आपकी वजह से याद आ गया मुझे। क्या बात। मैं उन दिनों पत्रकार हुआ करता था। हाँ जी। ये फिल्म आई है वर्ष 2000 में, पुरानी बात हो गई, आप पुराने जख्मों पे मलहम लगा रही हैं। दिल ने फिर याद किया है। अच्छा, तो मैं उन दिनों एक हार्डकोर फिल्म जर्नलिस्ट हुआ करता था। मैंने कई मैगज़ीन्स के लिए, स्पेशली तो जी मैगज़ीन के लिए लिखा करता था। फिल्म फेयर हो, बहुत सारी मैगज़ीन्स में मैंने लिखा, न भारत टाइम्स हो, बहुत सारे, और बम्बई के बाहर के अखबारों में भी। तो मैंने राजेश रोशन साहब का एक इंटरव्यू किया। उनके 2 इंटरव्यू कर चुका था मैं। तो हुआ यूँ कि मैं बैठा हुआ था उनके म्यूज़िक रूम में और एक तीसरे इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। मैं तो समय पे पहुंचा, लेकिन उनकी सिटिंग जिस गीतकार के साथ हो रही थी उनको थोड़ा और काम बाकी था उनका। तो मुझे उन्होंने वहीं बिठा लिया कि बैठिए। तो मैं बैठ गया और फिर 15 मिनट के बाद जब वो शायर जो गीतकार हैं वो वहाँ से निकले, रुखसत हो गए। तो मैंने राजेश रोशन साहब से कहा कि इसको गीत लिखना कहते हैं, ये काम मैं कर सकता हूँ। इसको गीत लिखना कह सकते हैं? इसको गीत इतना कॉन्फिडेंस? इसको गीत लिखना कहते हैं, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। अब उनको भी उसी तरह का ख्याल आया जैसे आप सोच रही हैं। उन्होंने कहा कि इतना सस्ता मत समझो, पहले तो कुछ चीज़ें सुनाओ। तो मैंने उनको कुछ अपनी चीज़ें जो मैंने खुद के लिए लिखी हुई थी वो सुनाई। तो उन्होंने कहा कि हाँ बात है इसमें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इतना आसान मत समझो, ये लो मैंने तुमको एक ट्यून दिया, हाँ। अब इस पे लिखो। तो हाँ, बहुत बड़ी बात है। मगर कुछ ऐसा हुआ कि 5-10 मिनट में ही मैंने उस पर एक मुखड़ा लिखा। उन्होंने कहा सेम ट्यून सुनिए। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी लिखने की ज़रूरत नहीं है, टेक योर टाइम, 15 दिन का समय लो। साहिर लुधियानवी लेते थे हमसे एक महीने का वक्त। मैंने कहा कि अच्छी बात है सर, वो तो साहिर लुधियानवी थे, अच्छा ठीक है मैं सोचता हूँ। और मैं जब उनके पास 15 दिनों बाद पहुँचा तो मेरे पास कम से कम 15 मुखड़े तो होंगे, मगर यही मुखड़ा उनको बहुत अच्छा लगा जो हमने जल्दी लिखा था। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाएं दिल ये बताना, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे, तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना, दुनिया को है हंसाना, ऐ मेरे दिल तू गाए जा, ऐ मेरे दिल तू गाए जा, जीवन जोत जगाए जा। और मैं खुद तारीफ़ करूं अपनी तो राजेश रोशन साहब बहुत खुश हुए, लेकिन लकी अली, ऋतिक रोशन, राकेश रोशन, इन सब लोगों ने एक सजेशन दिया कि ये मॉडर्न गाना है, यंगस्टर का है, ए आए आ ओ का बहुत मतलब होगा। और हम लोगों ने उनकी बात समझी और वो सच थे। करेक्ट, वो सच थे। जीवन जो जगाए जा इरेज हुआ और उसकी जगह ए आए आओ आए आ, जीवन जोत जगाए जा, हाँ ये है। ए आए आओ आए आ। अब उसके बीट्स, फराह खान को भी उसके लिए बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला। इनफैक्ट फराह खान की बात आ गई, एक और फिल्म क्रिश आई, क्रिश में भी फराह खान ही थी। मुझे लगता है आपका कनेक्शन बड़ा अच्छा रहा है। जी जी, दिल ना दिया जी। अच्छा, उस पे भी हम आ जाएंगे। क्या इसी फिल्म को, इस गाने से जुड़ी हुई थोड़ी सी कहानी बच हाँ, गई। हाँ। तो जब मैंने वो मुखड़ा उनको दे दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम लिख सकते हो गाना, और उन्होंने कोई राज नहीं खोला।
मुझे लगा कि हमारी परीक्षा हो रही थी जिसमें मैं पास हो गया। और फिर एक दिन उन्होंने कहा कि संडे का दिन है, आप आ सकते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल आ सकता हूँ, आइए ज़रा 11 बजे सुबह। और तब तक गाना फाइनलाइज नहीं हुआ था, हमें मालूम ही नहीं है कि ये फिल्म का गाना है, हमें मालूम है कि उन्होंने परीक्षा लिया जिसमें मैं उत्तीर्ण हो उन्होंने गया। एग्जाम ले लिया हमसे बस, और जब पास हो या ना हो वो तो पता नहीं। संडे के रोज़ पहुंचा 11 बजे, यूजुअली शाम की मीटिंग हो और सिटिंग्स होती हैं, तो देखता क्या हूँ कि वहाँ पे ऋतिक रोशन साहब ऑलरेडी बैठे हुए हैं, राकेश बैठे हुए हैं, फराह बैठी हुई हैं, लकी अली बैठे हुए हैं। और मुझे समझ में आ गया कि ओ दाल में कुछ काला है। यहाँ तो पूरी दाल काली है। और मैं समझ गया कि ओहो वो ऋतिक जो मेरे साथ, बल्कि हम लोग साथ साथ एक डांसिंग स्कूल में डांस सीखा करते थे। मैं बहुत पुअर स्टूडेंट हूँ डांस का, बहुत ही पुअर, और वो अमेजिंग थे, तो मैं उन्हीं को देखा करता था। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये गाना मैं लिख रहा हूँ, जो हमारे डांसिंग में पार्टनर हैं, पार्टनर तो नहीं कह सकते, वहाँ पे सीख रहे हैं वो भी। तो ऐसा हुआ। जी आप कुछ कह रही थी। आपके तो पाँव जमीन पर नहीं रहे होंगे तब। वो गाना याद आ गया होगा, आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, ये जरूर याद आएगा। बड़े खुश हुए होंगे। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। अगर हम ये कहें कि आपका कॉन्फिडेंस जो है राजेश रोशन ने बढ़ाया, और तो गलत नहीं होगा। दरअसल उन्होंने कई सारे लोगों को प्रेरित भी किया और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया, उनके अंदर खुद एतमादी जगाई, और आपके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, वो अभी भी दिख रहा है। अच्छा लग रहा है। नए लोगों को बहुत चांस देते हैं। उदित नारायण साहब को चांस देने वाले वही हैं। बहुत सारे लोगों को मुतारिफ करवाया उन्होंने। खैर ऐसा तो होना चाहिए, हुनर को पहचानने की सलाहियत होनी चाहिए, उनमें बड़ी अच्छी सलाहियत थी। खैर इसी बात के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अलावा उसके उन्होंने फिर आपको एक और गाना कुछ इसी तर्ज का कृष में भी दिया, उसकी क्या कहानी है? कृष में भी एक डांसिंग सॉन्ग चाहिए था, डांस सॉन्ग चाहिए था, तो याद आ गई उस पूरी टीम को कि भाई एक बंदा है, क्यों नहीं विजय अकेला को बुलाया जाए। और फिर हमने उसका डांस सॉन्ग लिखा। ये इतनी सी कहानी है। विजय अकेला जी, हमारी गुफ्तगू को हम जारी तो रखेंगे, लेकिन फिर वक्त लेना पड़े एक छोटा सा ब्रेक। हम आप सभी से मिलेंगे दिल ने फिर याद किया, हम एक छोटे से अंतराल के बाद। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है आप ही के फेवरेट चहीता पसंदीदा प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में। आज हमारे इस प्रोग्राम की जीनत जो शख्सियत बने हुए हैं, इन शख्सियत का नाम है विजय अकेला जी। बहुत ही बेहतरीन लिरिक्स राइटर है, नगमे निगार है और शायर भी है, और बहुत ही बेहतरीन इंसान भी है। आइए इनसे महवे गुफ्तगू होते हैं। कभी महसूस हुआ राजेश रोशन के पास गए, कहा कि ये तो मैंने बड़ी इजी लिखा, आपने मेरा एग्ज़ाम ले लिया, मैं 2 मिनट में पास हो गया, मैंने आपके लिए लिख दिया, ये तो मेरे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, मुझसे रोमांटिक गाने लिखवाइए, जज्बात से भरे गाने लिखवाइए। ये सवाल कभी पूछा उनसे, तो जवाब क्या मिला आपको उसके एवज में? मैंने राजेश रोशन साहब के लिए और सानू साहब के साथ एक एल्बम किया है, कहना तो है, उसमें रोमांस की बात थी। उसके बाद और भी 2-3 एल्बम किए हैं। एक अविनाश साहब हैं सिंगर, जो कृष्णा स्टूडियो के मालिक भी हैं, उनके लिए रोमांटिक गाना ही किया। लेकिन आप ये सवाल पूछा होगा जरूर आपने, देखिए अपनी अना को आपने अपने तक ही सीमित रखा, महदूद रखा, नहीं पूछना। देखिए 2 बातें हैं, 2 बातें हैं जो मैं आपके साथ खुल के कहना चाहता हूँ। एक बात तो ये है कि मैं मैं अगर लोगों के पास ज़्यादा जाऊं कि मुझसे काम करवा लीजिए, ये देखिए मेरा गाना इतना बड़ा हिट है, मुझसे काम आप रोमांटिक गानों का करवा लीजिए, अगर मैं ये कहूँ तो मेरी जो शायरी है ना, वो मुझसे रूठ जाती है। वो क्या कहती है मुझसे? वो मुझसे कहती है कि तुम इस तरह से लोगों के पास क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हें दौलत से, शायरी की दौलत से लवरेज कर रही हूँ, इतना मकाम दे रही हूँ, और तुम यहाँ वहाँ जा रहे हो।
मैं उनको समझाता हूँ शायरी को कि ये बड़े बड़े लोग हैं और मैं बहुत छोटा हूँ, जाने दीजिए। शायरी कहती है नहीं 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 नहीं, आने दीजिए उनको। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात क्या है कि मैं बहुत ही केयरलेस किस्म का इंसान हूँ, अपनी ज़िंदगी को बहुत सीरियसली लेता नहीं हूँ। हाँ, तभी मैंने कहा ना बेलोस है, आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। ज़रिया चाहे शायरी हो, ज़रिया चाहे मौसीकी, वाह, ज़रिया चाहे शायरी हो, ज़रिया चाहे मौसीकी, ज़िंदगी को भूलना ही है असल में ज़िंदगी। आहा, तो आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैं ज़्यादा सीरियसली इस ज़िंदगी को लेता नहीं हूँ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। अपनी शायरी में गुम रहता हूँ, औरतों की इज्जत करता हूँ, वाह, औरतों की इज्जत पे आपने कही बात। हसीनाओं से इश्क करता हूँ। हाँ। ये सब जो शायरों का काम है। शराब नहीं पीता, शराब पे लिखता ज़रूर हूँ। मतलब अच्छी अच्छी आदतें हैं आपकी। हाँ, खैर, आपने बहुत अच्छी आदतें अपनी बताई। ये आदतें एक शायर के लिए बहुत मददगार साबित होती है। उसकी जर्नी, उसका सफ़र काफ़ी लंबे अरसे तक चलता है। और इसी बात पर मुझे बात याद आ गई, आपने कहा कि औरतों की रिस्पेक्ट, इज़्ज़त और उनका एहतराम बहुत आप करते हैं। आपकी शायरी में औरतों की बहुत अच्छी जगह है। औरतों के ऊपर जो आपने कविता लिखी है, अक्सर बेशतर सुनाते हैं जी। कि आपने जज्बातों को क्यों रोक रही हैं आप, इसके लिए आप नहीं बनी थी। आपको अपना नक्शा खुद तैयार करना था, आपको अपनी हिम्मत को और उड़ान देना चाहिए था, लेकिन अचानक से आप क्यों गिरती हैं? अचानक से आप क्यों अपने हौसले को डगमगाती हैं? आप गिर के संभलने की शक्ति रखती है। जी जी जी, देखिए, दो लोगों को इस दुनिया ने दबा के रखा हुआ है। हाँ, दोनों दबने वाले मैं से नहीं है। दबने वालों में से नहीं है, सही कहा, और जगह बना रहे हैं अपनी। एक औरत, दूसरा बच्चा। जिसको देखो बच्चों को दबा रहे हैं, जिसको देखो औरतों को दबा रहे हैं। ये दोनों नहीं दबने वाले हैं। बहरहाल मैंने दोनों पे नज़में कही हैं, लेकिन इस वक्त मैं औरत की नज़्म, औरत पे जो नज़्म है जिसका पूरी उन्वान ही सुनाइएगा, पूरी सुनाइएगा। मैं सच कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ औरतें हैं जो बेजार हो जाती हैं, उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। जी। वो शायद अपना अस्तित्व वापस तलाशेंगी, सच वो है। शायद अपने आप को और भी उभारेंगी, वो शायद अपनी कुव्वत को और भी बढ़ावा देंगे, वाह, वो वाह। शायद अपने जहन में उन ख्यालों को लाएंगे जो ख्याल उन्हें कभी ना कभी पर्दे में रखने होते आप हैं। तो खुद शायरी कर रही हैं। नावज़ है। कहीं ना कहीं शेर व शायरी के साथ मुंसलिक हूँ, लेकिन प्लीज खुद एतमादी जगाने के लिए वो शायरी तो आज कहनी ही पड़ेगी आपको। इजाज़त है? हाँ, इजाजत है, इरशाद। ये एक नज़्म है, और नज़्म है तो उन्वान है, और उन्वान है औरत। चलते चलते रुक गई क्यों, चलते चलते रुक गई क्यों, आगे बढ़ना था तुझे। चलते चलते रुक गई क्यों, आगे बढ़ना था तुझे। तू है औरत, अपना चेहरा खुद ही गढ़ना था तुझे। वाह, तू तो कमज़ोरों की तरह जुल्म सहने लग गई, तू तो कमज़ोरों की तरह जुल्म सहने लग गई, जबकि अपने हक़ की खातिर खूब लड़ना था तुझे। वाह, शेर सुनिए कि जब नशे में दे रहे थे वो तलाक़ों पे तलाक, जब नशे में दे रहे थे वो तलाक़ों पे तलाक, एक तमाचा जोर का गालों पे जड़ना था वाह, तुझे। वाह, वाह, वाह। एक तमाचा जोर का गालों पे जड़ना था तुझे। तूने पढ़ ली हर इबारत तुझसे जो मंसूब थी, तूने पढ़ ली हर इबारत तुझसे जो मंसूब थी, पर जो ना लिखा गया था वो भी पढ़ना था तुझे। वाह, और शेर सुनिए कि रूठ कर फिर मान जाने की अदा अच्छी है, पर रूठ कर फिर मान जाने की अदा अच्छी है, पर एक दिन तो अपनी जिद पे खुद ही अड़ना था तुझे। वाह वाह, कमबख्त, क्या अब तो लिखा है मारी, आपने। शुक्रिया, अब तो मारी जा रही है कोख के अंदर भी तू, अब तो मारी जा रही है कोख के अंदर भी तू, अब भला क्यों चुप है बैठी, अब झगड़ना था तुझे। वाह वाह, जाग जा अब नींद से, गर नींद पूरी हो गई। कैसा तमतमा गया है मेरा चेहरा, माफी चाहते हैं। जाग जा अब नींद से, गर नींद पूरी हो गई, भूल मत कि दरिया बन पर्वत पे चढ़ना था तुझे। वाह वाह,
तू है औरत अपना चेहरा खुद ही गढ़ना था तुझे। आपने मुझे इमोशनल कर दिया। गॉड प्रॉमिस हमारे साथ जो भी औरतें होंगी जो अपने आत्मविश्वास को और जगाना चाहती हैं, अपने आप को बुलंद करना चाहती हैं, बुलंदियों पे देखना चाहें, उनको मेरा सलाम और उन सभी को मेरा प्रणाम सभी को। और आपकी इस कविता से, इस नज्म से आपको नहीं पता कि लोगों के दिलों पे क्या असर कर जाएगा ये। बहुत ही अच्छा खूब लिखा है। अब वाकई में आपने ये सबूत पेश किया कि औरतों के लिए आपके दिल में कितनी इज्जत है और अपनी शेर व शायरी में भी उन्हें आप जोड़ते हैं। खैर, औरतों की बात करें तो औरतों के लिए साहिर साहब ने भी बहुत कुछ लिखा और साहिर साहब को हम नहीं भुला सकते। और कहीं ना कहीं आप साहिर साहब की कविताओं से, उनकी शायरी से भी मुतासिर रहे हैं। उन्होंने जो औरत के एहतराम में कहा है, उन्होंने जो औरत को अपनी शायरी में एक जगह दी है, उसका भी बहुत ही अच्छा मकाम है, आला रुतबा है। साहिर साहब की पोइट्री के ज़रिए जो सोच पैदा होती है, उस पे बेस्ड मैंने एक वेब सीरीज़ की स्क्रिप्ट लिखी है जो कि 8 एपिसोड में डेल्ट है। उसका नाम है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो उसमें हमने ये बताने की कोशिश की है, अब वो कितना वो स्क्रिप्ट पावरफुल है कितना नहीं है वो हम नहीं जानते। उसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि साहिर की शायरी न सिर्फ बम्बई के लोगों की ज़िंदगी बल्कि इंटरनेशनल जितने प्रॉब्लम्स हैं उन सब से निजात दिला सकती है। यूजुअली होता क्या है कि शायर या कहानीकार, अदीब ये समस्याओं को तो हमारे सामने रख देते हैं मगर उनका निदान नहीं बताते। साहिर निदान की तरफ आते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। अपनी शायरी में ही उन्होंने उसका हल तलाशने की कोशिश की। उनकी जो वोकैबुलरी थी ना, जब कहते हैं जावेद अख्तर साहब कहते हैं, उस ज़माने के बड़े बड़े शायर कहते हैं कि जब साहिर अपने ग्रामर के साथ आए, अपने लैंग्वेज के साथ आए, तो लोगों ने कहा कि ये तो फिल्म की ज़ुबान ही नहीं हो सकती, ये तो हो ही नहीं सकती, ये तो क्रांति की बातें कर रहा है और बहुत अंदर से सुलगा रहा है। तो फिर किसी भी मैटर को ले लीजिए, कोई भी गाना उठा लीजिए साहिर का, कोई भी उठाइए, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अच्छा, बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था। अच्छा, बर्बादियों पे जश्न मनाता चला बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। अब आ जाइए ताजमहल पे। ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। ये किसके पास ये नजर है? करेक्ट, किसी के पास नहीं है नजर। थोड़ा मूड को लाइट करते हुए, शेर व शायरी बहुत हो गई तो हमारी बातों में लोग खो गए होंगे, नगमे भी हम पेश कर रहे हैं, लेकिन अलावा इसके जो पिक्चर्स हैं, देखिए आनंद बख्शी साहब जो है, आनंद बख्शी साहब ने भी बहुत ही खूबसूरत नगमे हमें दिए। और आनंद बख्शी साहब के साथ आप की कई सारी गुफ्तगुएँ हुई। आनंद बख्शी साहब अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में थोड़ा बीमारी में भी मुब्तला थे, लेकिन बावजूद उसके वो वॉक के लिए जाया करते थे और सैर सपाटे में आपको हमेशा मिला करते थे और आप चोरी छुपे उन्हें पान भी खिलाया करते थे। जिस तरीके से आपने आज पान लाया है हमारे लिए वो मुझे ये बताइए, आपकी आनंद बख्शी साहब जैसी शख्सियत, अजीम शख्सियत जो खुद में ही हमेशा रहते थे, उन्होंने इंडस्ट्री में बहुत कम दोस्त बनाए। हालांकि ये गलत होगा कहना कि उनके लोगों के साथ अच्छे राब्ते नहीं थे, उनका हर एक के साथ बहुत अच्छा राब्ता था, जुड़ाव था, जिससे मिलते थे दिल से मिलते थे, लेकिन हमेशा एक अलग जोन में वो रहे। शायद अलग जोन में रहना उनके लिए ये रंग लाया, उन्होंने बेहतर से बेहतरीन गाने और मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स दिए जी। ये एक वजह हो सकती है। जब आप उनसे गुफ्तगू करते थे तो किस तरह की शख्सियत आप उन्हें मानते थे, और जब आप सैर सपाटे में उनके साथ जाया करते थे उनके आखिरी आयाम में भी, तो क्या कुछ बातें होती थी? जी, पहले एक शेर कहता हूँ आनंद बख्शी साहब के लिए जो मैंने कहा है, यूं तो सबने गीत लिखे, सब ही में औकात थी, यूं तो सबने गीत लिखे, सब ही में औकात थी, बख्शी में एक बात है और बख्शी में एक बात थी। आनंद बख्शी साहब के साथ मैंने बेइंतहा शामें गुजारी हैं, उनके घर पे गया हूँ कई दफ़ा। जैसा कि आपने अभी कहा कि हम इंसान की परख उनके काम से करते हैं, तो एक मिनट के लिए हम उन मुलाकातों को छोड़ दें, उनके काम को पहले देखें
ये कौन सा इंसान था, है, कैसे कैसे गीत कितनी सरलता से लिखे, हर पहलू पेश किया जिसको दूसरे शायरों ने थोड़ा मुश्किल जामा पहनाया हुआ था, इन्होंने बहुत आसान किया। अच्छा जैसा कि लोग कहते हैं, जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि आपको जहाँ तक चीज़ें समझ में ना आए समझ जाइए कि वो उर्दू है, और जहाँ से समझ में आने शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि हिंदी है। लेकिन बख्शी साहब का पूरा जो है, जो गीत लेखन की यात्रा रही, वो उर्दू में रही। करेक्ट, सही बोल रहे हो। वो हर चीज़ वो आसान उर्दू है, आम फहम उर्दू है। और जब आपकी ज़ुबान आम फहम, आसान, गली कूचों तक पहुंच जाती है ना, तो आपको हिट होने से, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं कि मीर तक़ी मीर, जिसकी ज़ुबान, जिनकी ज़ुबान हमें आज मुश्किल लगती है, वो उस ज़माने के सबसे आसान शायर थे। और बख्शी साहब ने कौन सा पहलू छोड़ा। मैं शायर बदनाम हैं कि शोलों पे चलना था, कांटों पे सोना था, और अभी जी भर के किस्मत पे रोना था, जाने रहने जाने भी दे दिल, सबको मेरा सलाम। कौन सा पहलू छोड़ा। ये तो आसान पहलू है शायरों के लिए। मुश्किल क्या चीज़ है जो कि बख्शी साहब ने सिर्फ किया। चल 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 मेरे हाथी ओ मेरे साथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार। ये कौन लिख सकता है। या ABCD छोड़ो, नैनो से नैना जोड़ो, आई शाम सुहानी राजा जानी। इसको आप पढ़ेंगी ना, जो मेरी किताब में है ना, तब असल मतलब समझ में आएगा आपको। रहने दे हम जोली, ये परदेसी बोली, इंग्लिश में क्या रखा है, आँख खेलें आँख में चोली, आई शाम सुहानी। ओ गॉड, ओ गॉड, ये क्या है। तो आनंद बख्शी तो इस सहजता के नाम थे। पहले उस ज़माने में लोगों ने कहा कि ये क्या सड़क छाप गाने हैं, आज उसका अर्थ ढूंढो तो वो समझ में नहीं आता है। बहुत डीप मीनिंग है, मैं बहुत तेरे वसी इश्क है। में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। तो ये पहलू तो साथ साथ में होते रहेंगे। ये ऋतिक रोशन, क्या आपसे मुलाकातें हो रही हैं, ये क्या आप उनको समझा रहे हैं ऐसे आंखों में आंखें डालकर। ऋतिक रोशन साहब की ये जो तस्वीर है वो कृष्णा स्टूडियो की है, गोरेगांव, जहाँ पे दिल न दिया दिल न लिया तो बोलो न बोलो क्या किया, आगे दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया। समझा क्या रहे हैं आपने। एक शायर क्या समझा रहा है। गाना तो उन्हें है ही नहीं, यही समझा गाना उन्हें नहीं है, उन्हें परफॉर्म करना है इस गाने पे। नहीं, बट उनको समझ के परफॉर्म करना है। तो उन्होंने मुझसे कहा, क्या कहा कि आप पढ़िए तो इसको, बाकी तो मैं कुणाल गांजा वाले की वॉइस में सुन ही रहा हूँ, रिहर्स हो रहा है, आप पढ़िए तो मैंने उनको जब समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ ऐसे नहीं है, ये जीवन तो एक सर्कस है, अभी सीधे थे अभी उल्टे, ये है, ये तो आप समझ ही रहे हैं, ये ऐसे है, ये जीवन भी एक सर्कस है, अभी सीधे थे अभी उल्टे, जिसे प्यार मिला वो सीधा हुआ वरना लटके तो लटके। तो उन्होंने कहा कि दिस विल हेल्प मी इन परफॉर्मिंग। ये वो समझ हो रही थी। ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने समझना चाहा। हाँ। बाकी लोग तो शायरों के पास ही नहीं आना चाहते। देखिए, आपकी लश्कर किताब जो है, जिसमें आपकी बहुत अच्छी खूबसूरत गज़लें हैं, तो जावेद अख्तर साहब भी हाथ में लिए हैं, साथ ही साथ ख़याम साहब। ख़याम साहब के साथ आपने काम किया। देखिए जो आपने ज़हे नसीब, करेक्ट, उर्दू की वो जो नज़्म है, मेरे शहरों शहरों खुशबू है, मेरा नाम ज़ुबान उर्दू है, हर रुख पे मेरी रौनक है, हर लब पे मेरा जादू है, ये ख़याम साहब ने ही कंपोज़ किया है। एक दिन उन्होंने फ़ोन कहा कि बेटा तुम जो इतनी दफ़ा मुझे वो नज़्म तुमने सुनाई है वो मुझे तुम दे दो और तुम भूल जाओ कि मैं उसका कहाँ इस्तेमाल करूँगा। मैंने कहा प्लीज़ लीजिए ख़याम साहब, और जहाँ भी आप अपने लिए रखना चाहते हैं। और एक दिन उन्होंने सरप्राइज़ दिया कि ये रिकॉर्ड हो चुका है। मुझे रिकॉर्डिंग में भी नहीं बुलाया, उन्होंने कहा कि बेटा मैं जितना जो भी कहना चाहता था, करना चाहता तो सब कर लिया हूँ, अब तुम सुनो ये गाना कैसा। मैंने कहा कि ख़याम साहब आपके साथ तो आनंद बख्शी साहब कभी काम नहीं कर पाए, आपके साथ तो जावेद अख्तर साहब काम नहीं कर पाए, ये आप कैसे मेहरबानी की दौलत मुझ पर बरसाना चाह रहे हैं, बरसाइए। हाँ विजय जी,
एक बार ब्रेक लेना ही पड़ेगा। जी, प्लीज। ब्रेक की बहुत ज़रूरत है। कभी कभी कहते हैं ना कि रिश्तों की मिठास को बरकरार रखने के लिए उसमें ज़रा सा ब्रेक बनता ही है। जी जी। तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सभी से मिलेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। A warm welcome to you all after the short break। आपके चहेते प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में आज हमारे साथ महवे गुफ्तगू है सुप्रसिद्ध गीतकार और शायर नन अदर देन विजय अकेला जी। कुछ सवाल है जो रह गए हैं जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। मजरूह साहब का जिक्र आ गया, सबकी तो बातें हुई, मजरूह साहब का जिक्र नहीं चढ़ा। क्यों मजरूह साहब के भी आप क्लोज रहे ना रहे, हम आपने सामने लाई है कंपाइलेशन उनके नगमों के गीतों की। आपके हिसाब से मजरूह साहब, जैसे कि हमने कहा जनरेशन के लिए वो लिखा करते थे, आपके हिसाब से आपकी मुलाकातें जब उनसे हुई कुछ दूसरी बातें क्या सामने आई? मजरूह साहब से कई मुलाकातें हुई हैं और कैसा शायर था। उफ, एक शेर पहले सुन लीजिए मेरा। हाँ, जरूर। एक नज़्म है, उसके कुछ शेर याद आ रहे हैं कि गरीबों की बड़ी थी कद्र उसके गीत गज़लों में। मजरूह साहब के बारे में कह रहा हूँ। गरीबों की बड़ी थी कद्र उसके गीत गज़लों में, नहीं थी क़ैद उसकी शायरी हाकिम के महलों में। था वो मजरूह दिल सुल्तानपुर का रहने वाला था वो मजरूह दिल सुल्तानपुर का रहने वाला था कि जिसके शायरी में बस उजाला ही उजाला था। क्या बात है, लवली लवली, वेरी जी। नाइस। और मुलाकातों की जहाँ तक बात है तो पहले मैं वो बात कह दूँ कि एक रोज़ जो आखिरी मुलाकात थी उनसे, मजरूह साहब से जो हो नहीं पाई, हुई भी और नहीं भी हो पाई, क्योंकि उन्होंने 5 बजे शाम का वक्त दिया था और मैं कुछ शायरी के जो इंटरेस्टेड हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के फ्रेंड्स थे, लड़कियां थी, लड़के थे, उनको भी साथ लेके गया और उन सब लोगों को मनाने में थोड़ा वक्त लग गया और 5:30 बजे हम पहुंचे तो वो बिल्कुल तैयार थे वॉकिंग के लिए। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं आपके साथ बैठूंगा तो मैं आज का वॉक नहीं कर पाऊंगा। इतने पर्टिकुलर थे अपनी और डांट उनकी अच्छी लगी। बुजुर्ग के से आप डांट सुन ले तो ज़िंदगी सफल हो जाती है। और मैं क्या पूछने गया था वो भी सुन लीजिए। उन्होंने जो गीत लिखा है ना, जाने वालों ज़रा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सबको रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। उसमें क्या कहते हैं वो, इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ, मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, इस जहां के लिए धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह। मैं उनसे पूछने गया था कि शिव का वरदान को आप कैसे क्लैरिफाई करेंगे। और अब तो जिनसे पूछता हूँ वो सब अंदाज ही लगाते हैं, कयास ही लगाते हैं। हाँ, वो जाते जाते रह गया, वो तो एक चीज रह गई। और उन्होंने बता दिया जाते जाते कि भाई समय की कीमत पहचानिए। हाँ, तो चलिए उसके बाद अपने समय की कीमत पहचानी होगी। आज अब हर किसी इवेंट में या कहीं भी आपको पहुंचना पड़ता है, वक्त से पहले ही पहुंचते हैं आप। कोई सिखा के तो ज़रूर गया आपको, और इन शायर हजरात ने आपको काफ़ी कुछ सिखाया है, तभी आप इतने कदरदान हैं इनके, इतना प्यार और मोहब्बत इनसे करते हैं और उनके लिए काफ़ी कुछ करते हैं आप बेगरज होकर। खैर, इसी बात के साथ जाते जाते एक सवाल रह गया था यहाँ, जैसे आशा जी के साथ, आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए, संजय दत्त साहब। आशा जी के साथ काम करना, क्योंकि आप लिरिसिस्ट थे, उनके साथ एक और महबूबा जिसमें उर्मिला मातूंडकर भी है वो गाना, तो उनके साथ काम करने के लिए आपके अंदर एक अलग तरह का जज्बा होना चाहिए। और वो कभी आपको डांट भी सकती हैं, कभी प्यार भी कर सकती हैं। आपने कुछ लिखा है, अगर उनको पसंद भी नहीं आएगा तभी भी बोलेंगी यार ये जमा नहीं यहाँ। तो उनके साथ एक्सपीरियंस रिकॉर्डिंग के दौरान, और वो तो खैर आपकी शायरी को बहुत पसंद भी करती हैं और आपके साथ काफ़ी मजाक भी करती हैं। किस वे में उनका मजाक लेते हैं और जब वो डांटती हैं तो क्या क़यामत करती हैं रिकॉर्डिंग सेशंस के दौरान उनके साथ, क्योंकि कई सारे गाने एल्बम्स आपने उनके लिए लिखे हैं, तो उनके साथ बताइए क्या किस्सा रहता है, किस तरह की शख्सियत आपके हिसाब से? आशा जी से मैं 2-3 तरहों से मिलता हूँ। एक प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट के तौर पे मिला हूँ, एक रेडियो जॉकी के तौर पे मिला हूँ, एक शायर के तौर पे मिला हूँ और एक आशिक के तौर पे मिला हूँ। और इन चारों पहलुओं में मैंने डांट नहीं खाई है, सिर्फ उनका प्यार पाया।
किस किस मकामों को पार करती हुई कैसे कैसे नगमे गाती हुई वो यहाँ तक हैं और आज भी गाने को तैयार हैं। मैं बताऊंगा आशा एंड फ्रेंड्स का किस्सा, मगर उसके पहले मैं ये बताऊं कि हाल में उन्होंने एक फिल्म है एन इडियट एंड अ ब्यूटीफुल लायर, जिसमें वो मुजरा गा रही है आपके लिए। मुजरा गाया उन्होंने, जो कि आने वाला है। गाया है ऑलरेडी? आशा जी ने गाया है अभी अभी। ओके, वेरी नाइस। हर वक्त उन्होंने मुझसे मोहब्बत की है और मैं तो फिदा हूँ उन पे। कितनी पावरफुल लेडी हैं, कितना समय को पहचानती हैं, जानती हैं, किस तरह अपने आप को मांझती रहती हैं। जी जी जी। और आशा एंड फ्रेंड्स तो 15 साल पुराना किस्सा है। इसमें मैं उस म्यूज़िक डायरेक्टर शमीर टंडन साहब की बात कहना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे बुलाया कि आप के आशा जी से इतने अच्छे मरासिम हैं तो जाहिर है कि आप अच्छे गाने भी लिखेंगे उनके लिए। और फिर उर्मिला मातोंडकर और आशा जी या संजय दत्त और आशा जी के लिए गीत लिखा। और मैं आशा जी से ये जुमला ऐसे ही कहता रहता था कि आशा जी, मुझे आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए। हाँ, तो वो गानों में तब्दील हो गया और बहुत खूबसूरती से तब्दील हुआ। आपके गाने तो बहुत कमाल के हैं। बड़ा अच्छा लगा आप आए शो में और हमारी इस शो की जीनत बने। कई बड़े बड़े शायर, नौवर शायर जिनके लिए आपने काफ़ी कुछ किया है, उनके साथ आपने वक्त बिताया है। ये तो हमें मौका नहीं मिला, लेकिन आप बहुत खुशनसीब रहे हैं। शायर होने के साथ साथ आपको ये मौका मिला कि उनके आप नज़दीक जाएं, उन्हें परखें। लेकिन ये जो पिक्चर है आपकी, ये किस ज़माने का है और आप क्या किसी को ताक रहे हैं यहाँ, या कुछ शेर व शायरी करना चाहती हैं, किसी का हुस्न आपको भा गया? क्या है इसकी कहानी? कॉलेज के ज़माने का है, एक शायर के दिल के जज्बात शायद वो बयां करना चाहता है, लेकिन बयां करते करते ही रह गए हैं कि कहीं इकरार की जगह इनकार ना मिल जाए। क्या है इसकी बात? मुझे मेरी जवानी की तस्वीरें ना दिखाई है। इश्क पेशा आदमी है, इश्क से बदनाम है। इश्क पेशा आदमी है, इश्क से बदनाम है, बस यही तारुफ है मेरा और अकेला नाम है। वाह वाह वाह। ये तस्वीर निहायत नए नए जवान हुए थे और दुनिया को जीतना चाहते थे। हर एक गोशे में अपने नक्श चस्पा करना चाहते थे और वो सब कुछ करना चाहते थे जो एक इंसान कर सकता है। तो ये उसी वक्त मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने ये तस्वीर लेके कैमरे में क़ैद करके यही सारे सवाल पूछे जो आप पूछ। आपसे जब आपके पर्सनल, आपकी शख्सियत के बारे में कुछ पर्सनल सवाल किए जाते हैं, आप अल्फाज का जामा पहना के यहाँ वहाँ घुमाते हैं इस कदर के इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वाकई में आप बहुत बड़े वसी शायर हैं। दिल आपका बड़ा वसी है। चलिए, आप इसी तरह से वसी शायरी करते जाइए और लोगों के दिलों में घर करते जाइए। आपने सोनाली और रूप कुमार राठौर के साथ भी बहुत ही अच्छा नगमा दिया है। मुझे मोहब्बत सी हो गई है, मुझे मोहब्बत सी हो गई जैसे है। हम और आप कहते हैं ना, मुझे ठंड सी लग रही है। हाँ। वही है, मोहब्बत सी हो गई है। That was used first time. आपकी शायरी भी एक आम इंसान के दिल की जुबान है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा लगा आप हमारे जाने से पहले दो शेर कहना हाँ हाँ चाहूँगा। जरूर। देखो किसके नाम से क्या मंसूब यहाँ पे होता है। देखो किसके नाम से क्या मंसूब यहाँ पे होता है। अक्ल का सौदा, इल्म का धोखा खूब यहाँ पे होता है। वाह वाह वाह। एक और शेर। छलके हैं खुशी में और गम में, क्या इनका करें ये नैन ही है। छलके हैं खुशी में और गम में, क्या इनका करें ये नैन ही हैं। ना पाके जिन्हें बेचैन थे हम, पाके भी उन्हें बेचैन ही हैं। बहुत खूब, आप इस प्रोग्राम की जीनत बन गए। मैं उम्मीद करती हूँ विजय अकेला साहब के साथ आज का दिल ने फिर याद किया आपको बहुत पसंद आ गया होगा। बहुत सारे मशहूर व मारूफ शायर हजरात हमारी हिंदुस्तानी सिनेमा के लिरिसिस्ट, गीतकार, नग़्मे निगार, उनकी ज़िंदगी के कई पहलुओं पर से पर्दा भी उड़ गया और विजय अकेला जी किस तरह की शख्सियत है इस बारे में भी आपको पता चला। वेल, दिल ने फिर याद किया में आज इतना ही। एक नई याद लेकर एक नई शख्सियत के साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज, रब रखा। दिल ने फिर याद किया।